हो गया। गर्मी काहे करता है इतना हो? आगे आ जाइए, टूल जिनके पास है वो आगे आ जाइए, जगह है इधर। आइए आइए। आराम से, ऊपर में कैमरा है। हाँ, आगे आ जाइए, आइए। क्या हाल चाल है आप लोग का? रंगीन पीडीएफ है तो गुलाबी रंग का हो जाता है महाराज। गुलाबी रंग का काहे हो जाएगा? ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाइए न हो। और बोर्ड का कलर चेंज कर दे। अच्छा ठीक है। नारा देने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करने से होता है। चलिए, बैठिए बैठिए बैठिए। हम मिठाई लेके आए हैं हो, ये टॉपर विद्यार्थी है हो, नंबरिंग काफी करना है हो। चलिए, हमको तो पता नहीं था कि आप आ रहे हैं। हाँ सही में। चलिए चलिए ठीक है। सबसे पहले जो है इनसे परिचय ले लेते हैं, और इसके बाद जो है फिर ये अपना रणनीति बता देंगे, और उसके बाद मिठाई तो है ये है। मिठाई तो ऐसे हम अपने विद्यार्थी को बोलते नहीं लेके आने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? ऑनलाइन छात्र हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ऑफलाइन में तो डर के मारे आप लोग पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन में बहुत विद्यार्थी पढ़ता है, बहुत नहीं पढ़ता है। ठीक है, पूरे बिहार में इनका नंबर रैंक है 9, पूरे बिहार में। तो हम चाहेंगे कि आप जो है थोड़ा सा रणनीति बता दीजिए इन लोग को। ठीक है, कहा है कि 9 रैंक लाना पूरे बिहार में, हम भी अपने जीवन में कभी टॉप नहीं किए हैं, नीचे से टॉप किए हैं और ये ऊपर से टॉप किए हैं। तो एक तो मिठाई यहाँ पे आप पहले रख दीजिए। चलिए, अपना जो है एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। सब लोग सुनिए, ध्यान से सुनिए। बताइए, आपके बैच में अचानक आए हैं, हमको कोई सूचना नहीं था। हमको तो कोई सूचना नहीं दिया। आप हमको सूचना देते तो हम भी मिठाई उठाई ला करके रखते ना हो। है गिफ्ट है ना जी? गिफ्ट है ना? गिफ्ट है ना? गिफ्ट लेकर के आइए। चलिए, गिफ्ट हम इनको दे देंगे। तो आगे जो है आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। और भी कोई है क्या? और कोई नहीं है सर, जो मेरे साथ में ओ क्लास किया था, ओ मेरा दोस्त वो आया है, ओ उसका फिजिकल नहीं हो पाया। ओ अच्छा ठीक है। तो ठीक है, आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। और आप अपना देखिए, ईमानदारी से हम आपको ये बात बता रहे हैं। देखिए, हम इन लोग को बोलते हैं सेल्फ स्टडी करने के लिए, इन लोग को लगता है कि हम मजाक करते हैं। ठीक है, तो ये बात पे जरूर फोकस करना है आपको कि जो है कितना घंटा क्या किए क्या नहीं किए। आप टॉपर हैं, बेहतर स्टूडेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपना रणनीति इन लोगों से शेयर कीजिए। ठीक है, तो लीजिए, और एकदम फ्रीली ओपनली देना है। ठीक है,
सबसे पहले तो सर रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर को मेरे तरफ से नमस्कार है। देखिए, पढ़ता सबको ही है, लेकिन एक गाइडलाइन जो मिलता है ना, वो सबसे ज़रूरी होता है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। लेकिन बिट्टू झा सर का जो साइंस है ना, शायद वहीं हमको टॉप 10 में लाने में पूरा सहायक हुआ, क्योंकि उनके डिस्कशन से जो उनका कॉपी हम बनाए थे, डिस्कशन में जो लिखते थे, उनके कॉपी से 3 क्वेश्चन तो उनके कॉपी से मिला 3 महीना के डिस्कशन में। तो शायद 3 क्वेश्चन नहीं रहता तो मान लीजिए कि 6 नंबर और माइनस में 0.6 जाता तो 6.6, तो टॉपर से हम बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो बिट्टू झा सर के साइंस के चलते टॉप किए हम। उसके बाद सर जो बताते थे, हम रहे पटना में ही 47 दिन हम मेंस के लिए पटना में रहे हैं। 47 दिन में हम बाहर ही खाना खाते थे, पढ़ाई लिखाई चलता था। एक्चुअली में सर का हम बैच परचेज भी नहीं किए थे। मेरा दोस्त जो है, जो फिजिकल जिसका नहीं हो पाया, वो परचेज किया था। हम लोग साथ में पढ़े थे। सर का डिस्कशन हम पर मंथ देख रहे थे, और डिस्कशन ही रहा जो हमको बहुत आगे लेके गया। पढ़ाई तो सब कोई करता है, बुक रहता है, कोई किसी टीचर के पास पढ़ता है, कोई टीचर किसी टीचर के पास। पिछला बार मेरा हुआ था, लेकिन फिजिकल में मेरे पैर में फ्रैक्चर हो जाने के चलते फिजिकल नहीं हो पाया था। तो इस बार सर के गाइडलाइन में रहे। गाइडलाइन क्या, सबसे ज़्यादा अगर कोई कुछ सहायक हुआ तो सर का टेस्ट सीरीज। तो हम इतना ही कहेंगे कि देखिए, पढ़ना सबको है, सर का नोट्स तो है ही, सर जो बताते हैं हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो डिस्कशन सर का आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि डिस्कशन जो टेस्ट का होता है 50 क्वेश्चन का, वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यही हम बोलेंगे, और बाकी तो जो सर बताएंगे वो बहुत कुछ जानते हैं हमसे, हमारे जैसे हज़ारों छात्रों को गाइड करते हैं। तो और कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सेल्फ स्टडी सर हम पटना में 47 दिन मेंस का नेचुरली हम तैयारी किए हैं। 14 से 15 घंटा हम लेते थे, क्योंकि बाहर ही खाना खाते थे, खाना बाहर खाना होता था। और बता रहे हैं कि हम खजांची रोड में रहे हैं, साईं मंदिर के पास एक मेस है, वहाँ से आगे हम 47 दिन में कभी नहीं गए हैं। सर के पास एक बार आए थे यहाँ पे पता करने के लिए, तो हम सोचे कि ऑफलाइन बैच में थोड़ा भीड़ भाड़ रहता है, पहले जाना होगा आना होगा, दूर हो जाता था सेंटर। तो हम बोले कि ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन ही सही रहेगा। तो हम ऑनलाइन ही तैयारी वहाँ से शुरू किए, और सर का आशीर्वाद रहा, सर का गाइडलाइन रहा कि मेरा 9th रैंक हुआ था। और कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बुक देखिए, मेरा नाम हुआ विनय कुमार दुबे, डिस्ट्रिक्ट भोजपुर आरा से हैं। बुक जो पढ़ते थे, देखिए मेरा जो बेसिक बुक था सर का नोट्स था जो पढ़े थे, और बुक में जो था लूसेंट था, क्राउन था और दृष्टि था। हाँ, क्वेश्चन जो है टेलीग्राम का भी यूज हम भरपूर किए थे, क्योंकि प्रीलिम्स से पहले हम लगभग 20 से 25 हज़ार क्वेश्चन को हम टेलीग्राम पे लगाए होंगे। तो प्रीलिम्स का यही था, लेकिन प्रीलिम्स में उतना अच्छा मार्क्स नहीं बना, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो जाने के कारण 142.8 मार्क्स था मेरा प्रीलिम्स में। तो वहाँ से थोड़ा सा हुआ, फिर वहाँ से फिर आगे कैरी ऑन किए। ज़्यादा देखिए, ज़्यादा हमको सबसे ज़्यादा फायदेमंद लगा ना, और टेस्ट का डिस्कशन जो सर करवाते थे, डेली टेस्ट 50 क्वेश्चन का जो आता है, मंथली 20 सेट का आता है जो, वो। क्योंकि पढ़ाई तो ऑलमोस्ट सब लोग वहीं करता है, घुमा फिरा के आप लोग वहीं जगह पे आ जाते हैं, लेकिन वही है कि टेस्ट का डिस्कशन जो करते थे ना, तो क्वेश्चन का डायमेंशन क्या होता है ये सर से पता चल जाता है। एक क्वेश्चन पे अगर 10 पॉइंट लिखना है, तो हम वहाँ से देखते थे कि क्या हमको याद है, क्या जो नहीं याद है उसको हम कॉपी में लिखते थे। अब पर डे सर का कॉपी 1 घंटा मिनिमम हमको देना होता था। सर के कॉपी का जो टेस्ट का डिस्कशन लिखे थे, मेरा दोस्त लोग का वो 2 क्वेश्चन गलत हो गया, वो लोग भी कॉपी लिखता था, लेकिन उतना ध्यान से पढ़ा नहीं था। हम आए तो बोले कि सर के कॉपी से साइंस का ये क्वेश्चन हुआ है, तो वो लोग बोला कि गलत लगा के आ गए हैं। तो ये है कि सर का डिस्कशन बहुत फायदेमंद है। आप लोग कोचिंग कर रहे हैं, डिस्कशन आप लोग जरूर लीजिएगा। जो 50 क्वेश्चन का सर करवाते हैं, हम बोलते हैं कि मतलब विटामिन है, फायदा करेगा। और भी कुछ मन में है? करेंट अफेयर्स के लिए देखिए, प्रीलिम्स में तो करेंट अफेयर्स पे बहुत मेहनत किए थे, उतना नहीं हो पाया। एसपीडी मेरा टोटल खत्म था, और जो सर का उनका आता है क्या बोलते हैं, एडिटोरिया, तो वो भी टोटल कंप्लीट था। करेंट अफेयर्स तो लगभग 1.5 से 2 महीना, मतलब बुक का एक पेज हम खा गए थे ना, और कोई नहीं था बस। करेंट, हाँ करेंट नहीं बना था, क्योंकि करेंट जो पढ़े थे उसमें तो ज़्यादा क्वेश्चन आया नहीं था, इसीलिए तो
2 स्कोर रहा। और कुछ पूछना है दीदी जी लोग? मेंस में तो वही बोल रहे हैं कि जो मेरा पढ़ा हुआ था, सर का नोट्स था, डिस्कशन पे काफ़ी फोकस था। हाँ, क्वेश्चन लगाना था। टेलीग्राम का यूज हम इतना ज़्यादा किए होंगे ना कि शायद बहुत कम लोग करते होंगे। अब तो बता दिए कि मतलब ओवरऑल हम पीटी से मेंस तक लगभग 25 से 30 हज़ार क्वेश्चन लगाए होंगे। घटना चक्र हम फॉलो नहीं किए हैं, रियलिटी है। हाँ, हम नहीं बनाए हैं घटना चक्र, बाकी अपना अपना चॉइस है। देखिए, बेस्ट बुक है, कर सकते हैं। हम किए थे साइंस का केमिस्ट्री सेक्शन हम किए थे केवल, उसके बाद हमको उतना जैसे टेस्ट लगाते थे उतना प्रोडक्टिव केमिस्ट्री वाला सेक्शन नहीं दिखा हमको, तो हम छोड़ दिए थे, हम नहीं किए थे। बाकी बुक तो बढ़िया है। कंपाइलेशन पीसीएस का क्वेश्चन का रहता है तो बुक थोड़ी खराब है। हम नहीं पढ़े हैं तो ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि बुक खराब है। क्वेश्चन बैंक हम नहीं किए हैं, जो वही है कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस, हम टेस्ट का डिस्कशन पूरा किए हैं। टेस्ट के डिस्कशन का एक एक पॉइंट हमको उस वक्त याद था जो सर करवाते थे। हाँ हाँ, बोल सकते हैं कि टेस्ट ही बेस्ट बनाता है। और कुछ पूछना है? एक दिन में सारा सब्जेक्ट, हाँ है ना, बनाए थे। देखिए, सब्जेक्ट जो था उसको हम बांट दिए थे कि क्या पढ़ना है। जैसे कि एक दिन में अगर एंशिएंट हिस्ट्री का सेक्शन है तो किसी दिन आज एंशिएंट हिस्ट्री है, साइंस में है तो आज बायो पढ़ना है, फिर अगले दिन केमिस्ट्री पढ़ना है, फिर अगले दिन फिजिक्स पढ़ना है। टाइमिंग तो देखिए, टाइमिंग आप किसी से मत पूछिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। तो टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। जरूरी नहीं है कि हम 14 घंटा पढ़ के 9th रैंक लाए हैं तो आपको भी 14 घंटा ही पढ़ना पड़े। हो सकता है आप 8 घंटे में भी हो सकता है कि आप फर्स्ट रैंक ला दें। तो ये सबका अपना स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है। हाँ, करते थे तो 14 घंटा ऐसे थोड़ी पढ़ते थे। हाँ, 14 घंटा पढ़ रहे हैं तो 7-8 सब्जेक्ट तो है, 2 घंटा बहुत तो हो गया पढ़ सकते। इनका क्वेश्चन ये था, इनका क्वेश्चन समझिएगा। हाँ हाँ सब सब्जेक्ट, हाँ, पर डे सब सब्जेक्ट बोल तो दिए कि जैसे कि, हाँ मैं तो वहीं बोल रहे हैं, हिस्ट्री का जो था वो एक सेक्शन हम उठाते थे और साइंस का एक सेक्शन, बाकी जो चलता था वो चलता था। हाँ, अगर पूरा प्रिपरेशन के दौरान अगर सबसे कम फोकस हम किसी चीज़ पे डाले थे तो इकोनॉमिक्स। हाँ, सेट प्रैक्टिस लगाते थे। हाँ, एक सेट लगता था। बोल रहे हैं जैसे कोई न्यू लड़का है, फाउंडेशन में बैच में एडमिशन करना है, फाउंडेशन से लेकर के जब तक उसका रिजल्ट नहीं हो जाता है तब तक उसका मतलब ये पढ़ने का स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए? पढ़ने का, देखिए पढ़ता सब लोग है, लेकिन आप कितना ज़्यादा रिवाइज करते हैं। सर का नोट्स है ना, आप प्रॉपर रिवीजन करते हैं, टेस्ट का डिस्कशन देखते हैं, तो हम तो इतना जानते हैं कि आपके मेरिट बनाने के लिए वो काफ़ी है। लेकिन ये है कि आप याद कितना रखते हैं। पढ़ता सब कोई है, बुक वहीं लिए हैं, पॉलिटी का बुक लिए हैं, लेकिन कितना पढ़े हैं, कितना चीज़ों को समझे हैं, कितना याद रखे हैं, परीक्षा में वो काम देगा। नहीं तो बुक तो एक से एक है। सर के नोट से पहले हम बोले कि 2446 में मेरा फिजिकल नहीं हो पाया था, तो उसके पहले मेरा एक ठीक ठाक बेस बन गया था। तो सर का नोट्स जो था वैसे ही खास करके साइंस पे ज़्यादा फोकस किए थे, क्योंकि साइंस हमको शुरू से दिख रहा था कि इसका उटपटांग है और साइंस में बेनिफिट भी रहा। अगर 3 क्वेश्चन भी बेनिफिट हुआ हमको जो आउट ऑफ द बॉक्स था, तो थोड़ा सा वो लगा कि हाँ बेनिफिशियल रहा है मेरे लिए। क्या बोल रहे हैं? रैंक 1 ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आएगा, आपका स्ट्रेटजी क्या है, आप क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका रैंक 1 भी हो सकता है। देखिए, प्रैक्टिस सेट आपका, हम तो बोलेंगे कि अगर मेंस के लिए आप चली गई है ना, तो मेंस के लिए आप डेली एक लगाइए। हाँ, अगर आपका प्रीलिम्स हो गया है तो जितना भी आपको समय मिलता है कोशिश करिए कि रोज एक सेट लगाएं, और सेट को लगाएं नहीं, क्वेश्चन के डायमेंशन को देखिए कि अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो इसके आसपास कितने टॉपिक बनेंगे, कितने बिंदु बन रहे हैं। वो पॉइंट को आप लिख सकती है तो लिख भी लीजिए, नहीं तो आप जो ये बोलते हैं बुक है उसमें भी लिख दीजिए थोड़ा मोड़ा शॉर्टकट में जो आप समझ सकें। कन्फ्यूजन एक ही शर्त पे दूर होगा, मैक्सिमम रिवीजन।
फ्रेशर बोल रहे हैं। तो फ्रेशर के लिए तो सर का बैच चल नहीं रहा है, आप उसको फॉलो कीजिए। हाँ, तो एक बेस बन जाएगा, वहाँ से फिर टेस्ट सीरीज वगैरह लगाना शुरू करिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ अभी हम कितना पानी में हैं, कितना मेहनत का ज़रूरत है अभी हमको। बेस्ट बुक कोई नहीं होता है, सर का कंपाइल्ड नोट्स है जो हो सक हम मतलब ये गेस किए हैं कि कोई एक बुक में उतना कंटेंट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बेस्ट बुक अपने आप में कुछ नहीं होता है, बेस्ट बुक होता तो सब लोग 100 में 100 मार के आ जाता अगर एक ही बुक से होना होता तो। मैथ एकदम आराम से कवर किया जाता है, अगर थोड़ा मोड़ा बेस है तो मैथ, अगर हम रियलिटी बताए हैं कि जितना दिन हम मतलब टेस्ट प्रैक्टिस किए हैं, मैथ बहुत कम दिन हम सेट में भी बनाते थे, कोशिश करते थे कि 80 क्वेश्चन जो जीएस का है, क्योंकि मैथ मेरा ठीक ठाक था, एसएससी से रहे थे तो मैथ देखना ही नहीं था। मैथ रीजनिंग हम मैक्सिमम केस में छोड़ देते थे। एक मैथ रीजनिंग में एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया डाइस का, जो गलत करके आ गए, बाकी मैथ रीजनिंग से 19 क्वेश्चन मेरा सही था। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, बाकी अगर आप चाहिएगा तो 2 महीना काफ़ी है मैथ को कवर करने के लिए। जैसे बोल रहे हैं, जैसे क्लास करते हुए यदि हम 8 से 9 का पढ़ना चाहें तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट वही है कि आप देखिए, यहाँ पे होता है कि लोग खाना बनाता है, हमको लगा कि मेंस के दौरान अगर हम खाना बनाएंगे तो सब्जी लाने जाना होता है, सामान खरीदने जाना होता है, तो मिनिमम 3 घंटा पर डे दोनों टाइम मिला के चला जाएगा, तो वहाँ पे तो 3 घंटा बच गया मेरा। फिर सोचते थे कि सर के यहाँ अगर ऑफलाइन क्लास जाएंगे तो खजांची रोड से यहाँ आने में थोड़ा सा पहले आइएगा जाइएगा तो 1 से 1.5 घंटा यहाँ मर जाएगा, तो हम 4 घंटा तो यहाँ बचाए थे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से उसको निकालिएगा उस समय को। हाँ, सेट ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में मारते थे। हाँ, टेलीग्राम का ग्रुप था। देखिए, टेलीग्राम के ग्रुप का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि बाद में पता चला कि उस टीचर का कैरेक्टर बहुत ही घटिया था, तो इसलिए रेकमेंड नहीं करेंगे हम। भले उसको मारे थे लेकिन आप लोग को नहीं बताएंगे, बेस्ट है कि आप लोग सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि उसको देखे कि पढ़ाने से ज़्यादा लड़की का शौक था। अभी शायद अभी सुने हैं कि वो लोग का कोई यहाँ पे विश्वनाथ मार्केट है क्या, तो यहीं पे खुला है वो लोग का ब्रांच। आता जाता कुछ नहीं है, बुक से देख के क्वेश्चन सेट करता था और खुद कभी कभी हो गया था, उसका सब कुछ पता चल गया था, तो इसलिए नहीं रेकमेंड। देखिए, टीचर का सबसे पहला गुण होना चाहिए कैरेक्टर। अगर आप स्टूडेंट को स्टूडेंट के तौर पे देखिएगा तभी आप टीचर बन पाइएगा, वो कैरेक्टर नहीं था उसमें, तो इसलिए नहीं बताएंगे। हाँ ना, स्टूडेंट मैजिक क्लब को तो हम कभी फॉलो नहीं किए हैं। हम जानते हैं, हम तो जाने थे स्टूडेंट मैजिक क्लब को मेरा मतलब रिजल्ट आने के बाद। सोशल मीडिया मेरे में नहीं था, फेसबुक था तो उसको यूज बहुत कम करते थे, इंस्टाग्राम वगैरह आज तक यूज नहीं किए। मिठाई खिला देते हैं क्या हो? ऐसे हम इन्हीं का मिठाई इन्हीं को खिला रहे हैं, हम इनको खिला देते ही हमको खिला रहे हैं।
है, हल्ला मत कीजिए। चलिए अब देखिए, ये जो है जब फंक्शन हुआ था तो उसमें ये शरीक नहीं हुए थे, तो फंक्शन हुआ था तो 2-2 गिफ्ट दिए थे, लेकिन फिलहाल एक ही गिफ्ट उपलब्ध है। तो गांव घर में वो कहावत है, पान न तो पान के डंटी से, तो अब जो है उसी में निवाह लेते हैं क्या। और देखिए दो चीज पे इनका सबसे ज्यादा फोकस रहा, और क्लास में भी हम ये 2 चीज पे फोकस करते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो हम आपको ये बात बोलते हैं, ये बात इनसे पहले एक कोई और लड़का बोला था, उनका नाम भूल रहे हैं। देखिए हम आपको बोलते हैं डेली टेस्ट के डिस्कशन के विषय में बोलते हैं, और इन लोगों के लिए तो ऐसा किए हैं कि डिस्कशन लिख करके टेलीग्राम पे देते हैं, ठीक है, और बेटर है। हाँ, वो तो खुद से करना बेटर है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोढ़िया शब्द है ना सब, समझे, दिक्कत ये है। तो एक तो ये चीज हो गया। और देखिए डेली टेस्ट सीरीज पे कितना ये जोड़ दिए हैं, हर चीज में डेली टेस्ट सीरीज पे जोड़ दिए हैं, हर चीज में। और साथ ही साथ यानी बायोलॉजी का 3-4 क्वेश्चन जो इनको टॉपर बनाया है, तो उस पर ही कितना फोकस किया। 2 चीज इनके मुख्य केंद्र बिंदु में रहा, टॉपर बनने के पीछे ये 2 चीज का बहुत बड़ा योगदान है। आप जो इधर उधर मुंह मारते हैं, मतलब इधर उधर किताब देखते हैं, उससे बेटर ये है कि बिट्टू सर का जो नोट है नो, हम खुद किताब खरीद के दिए हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, उसमें बहुत कुछ है। और इसके बाद जो है इस बार जो बिहार दरोगा का परीक्षा हुआ है, यानी अब 2213 वाला, उसमें देखा गया कि 11-12 का क्वेश्चन डाल रहा है। तो हाल फिलहाल में हम जो है एनसीईआरटी 11-12 का बिट्टू सर को खरीद के दिए हैं। अब देखिएगा बायोलॉजी तो यही रहेगा, सफिशिएंट है बायोलॉजी। केमिस्ट्री का नोट नया आएगा कुछ दिन के बाद, फिजिक्स का नोट नया आएगा, जिसमें 11-12 के मैटर को भी शामिल किया जाएगा, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से है, समझ रहे हैं। तो ये चीज है। तो कुल मिलाकर के जो है इनके टॉपर बनने में संस्थान के डेली टेस्ट सीरीज और बिट्टू सर के नोट, और साथ ही साथ जो है जो डिस्कशन था उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, समझ गए। तो अब एक छोटा सा गिफ्ट है संस्थान के तरफ से, ये संस्थान के तरफ से है। चलिए एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। और बाद बाकी कल जो है, कल हम बात किए थे, कल जो नया बैच आया है उसमें हम बात किए थे, आपके बैच में भी हम वो चीज करवाएंगे। यानी जो चीज ये बोले हैं कि 20 से 25 हजार क्वेश्चन, तो 20 से 25 हजार क्वेश्चन जो है हम भी तैयार किए हैं, लगभग 10,000 के आसपास क्वेश्चन तैयार हो गया है। और आगे चल करके हम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, जैसे नोटिफिकेशन आएगा ना वैसे ही आपको डेली एक सेट मरवाएंगे। और 50 क्वेश्चन तो यहाँ पे होता ही है डिस्कशन, एक सेट डेली 100 क्वेश्चन वाला आपको उपलब्ध करवाएंगे। आपको कहीं कुछ जाने उनने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ की चीजों को फॉलो कर लीजिए ना, बस सफिशियंट है। तो एक सेट था 100 क्वेश्चन वाला जो इनका कहना था, हम ये चीज पहले ही सोचे थे। कल के बैच में, आज से पहले कल क्लास हुआ है ना जी, 3 से 5 नया बैच आया है ना, उसमें जाकर के सुन लीजिएगा। उसमें हम जो ये बात बोले हैं उस बात की चर्चा हम आपके साथ कल किए हैं, समझ गए। तो आज ये भी टॉपर हैं, ये भी इस बात को जो है आप लोगों के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि नहीं, अब तो उस पर एकदम 100% काम होना ही होना चाहिए। मतलब 20 से 25 हजार क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस, ठीक है, 20 से 25 हजार क्वेश्चन का प्रैक्टिस। और जीएस 20 से 25 हजार क्वेश्चन ये और थोड़े कुछ है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो 20 से 25 हजार क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हम आपको करवा देंगे, ठीक है। आप रिजल्ट नहीं लीजिएगा, ये इनका भी रणनीति है, ये हम भी सोचे हैं। तो हमको लगता है कि जैसे ये टॉपर बने हैं, आप भी टॉपर बनिएगा, समझ गए। बिट्टू सर से मिल लीजिएगा एक बार, हम यही बोलेंगे। सर से आए थे तो वहाँ बोला कि सोमवार को आए। सोमवार को? अच्छा, फोन करके मिल ना लीजिए, अभी हमसे भी नाराज चल रहे हैं। ऐसे ही, अब ऐसे ही थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के कारण, ठीक है। बिट्टू सर से थोड़ा मिल लीजिएगा, नंबर हम दे देते हैं, दीजिए, मोबाइल दीजिए। पटना में रहिएगा ना आज? रुकेंगे। हाँ, 12 बजे के बाद सर को कॉल कीजिएगा, क्या 12 बजे तक सोते हैं अभी। मिल लीजिएगा पक्का। ऐसे कॉल चला गया हो तो वो अपने रिटर्न करें। सर हॉस्टल में स्पेस है? हॉस्टल अभी बंद कर दिए हॉस्टल, लेकिन जल्दी ओपन होगा, जल्दी ओपन होगा, ठीक है। जिसका जो दोस्त है उसका फिजिकल नहीं हुआ है, तो वो भी साथ आया था, तो रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रख लेंगे, ठीक है। हॉस्टल रीओपन होगा, रख लेंगे, ठीक ठीक ठीक
ठीक ठीक ठीक, खुश रहिए। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो जो है पिछले क्लास में हम आपको क्या बताए थे, प्रस्तावना न हो, प्रस्तावना। प्रस्तावना, प्रस्तावना से दो चार गो क्वेश्चन पूछते हैं, फिर पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। सम्मिलित रूप से पूछे कि 1 बाय 1 पूछे? 1 बाय 1, अच्छा सम्मिलित रूप से ही पूछते हैं। दो चार क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो आप बोलिएगा प्रस्तावना ना, प्रस्तावना को लेकर किसने कहा है कि यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार? हाँ, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसके बाद आगे बताइएगा, जो आपको प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द है, वो कौन क्रांति से, कौन क्रांति, कौन क्रांति? फ्रांसीसी, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे आप हमको बताइएगा, फ्रांसीसी क्रांति, आगे आप हमको बताइएगा प्रस्तावना को संविधान सभा स्वीकार कौन तिथि को किया है? हाँ, 22 जनवरी 1900। और भारतीय संविधान को स्वीकार संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को किया। यह जानकारी हमें कहां से प्राप्त? संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। अच्छा एक बात बताइएगा, वैसा देश या वैसा राष्ट्र जहां के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, वो क्या कहलाता, क्या कहलाता है? गणराज्य कहलाता है, वो गणराज्य कहलाता है। इसके बाद एक चीज और बताइएगा, प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 गो नया शब्द जोड़ा गया। कौन कौन 3 गो नया शब्द? कौन कौन 3 गो नया शब्द याद है? चलिए ठीक है। तो अब देखिएगा, देखिए ये तो हम प्रस्तावना के विषय में बता दिए। अब देखिए कि जो भारत का संविधान है, भारतीय संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए अब ऐसा तो नहीं हुआ कि भारत के राजनेता लोग सो करके उठे सुबह में, उनको सपना आया कि संविधान बनाना है और सुबह में उठ करके संविधान बना दिए। क्या ऐसा बात है? हो उसके पीछे एक लंबी पृष्ठभूमि है, समझिए, उसके पीछे एक लंबी पृष्ठभूमि है। तो संविधान निर्माण की जो लंबी पृष्ठभूमि है ना, उस लंबी पृष्ठभूमि को ही जो है हमें समझना है। संविधान निर्माण की जो एक लंबी पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि को ही जो है हमें समझना है। आखिरकार कैसे भारत के संविधान के निर्माण कार्य प्रारंभ हुए, और जब भारत के संविधान के निर्माण कार्य प्रारंभ हुए थे तो उस समय भारत ब्रिटिश का गुलाम था, अंग्रेज का गुलाम था, और गुलामी के दौरान ही हमारा संविधान बनना तैयार हो गया था। लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब तक हम लोग आजाद हो चुके थे। संविधान बनकर जब तैयार हुआ तब तक हम लोग आजाद हो चुके थे। यही कारण है कि हमारे संविधान में ब्रिटेन का काफी ज्यादा प्रभाव है। ब्रिटेन के ही हम लोग गुलाम थे, यही कारण रहा कि हमारे संविधान में ब्रिटेन का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा। और इसके बाद जो है आपको अमेरिका तो अपने आप में सुपर पावर है, तो उससे भी कुछ चीज जो है भारत के संविधान में लिया गया है। तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक क्लियर हम आपको कर दे कि आज का टॉपिक है हम लोगों का भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये आज का टॉपिक है हम लोगों का। तो इस टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना है।
भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए इसको समझिएगा, आप गौर कीजिएगा, हर चीज को रखिए, आपस में बतियाइए नहीं, दोनों का दांत हम तोड़ देंगे। आपस में बतिया बतिया के हंस रही है अपने में। बताइए, आपको गर्लफ्रेंड नजर आ रहा था, और गर्लफ्रेंड है कि ना है? क्या जवाब मिला? जब तैयारी कर रहे थे तो गर्लफ्रेंड को साइड कर दिए थे, जवाब मिला ना? यही ना बोला था, गर्लफ्रेंड है कि ना? जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। है सुनिए, कल जो है, कल 3 से 5 नया बेचाया था, उसमें बहुत कुछ समझाए हैं, ठीक है, जाकर के समझ लीजिएगा। और YouTube पे वीडियो डलवा देंगे, नहीं तो एप्लीकेशन पर वीडियो पड़ा हुआ है, फिर ये है, जाकर के देख लीजिएगा गर्लफ्रेंड जरूरत है कि क्या जरूरत है, समझे? बताइए। देखिए मेरा तो कोई वैल्यू ना है, हो वैल्यू ना है मतलब, देखिए हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में क्या होता है कि जो एवरेज स्टूडेंट है ना, या एवरेज से थोड़ा सा अच्छा है, तो वो लगभग हर स्टूडेंट क्वेश्चन बनाता है। लेकिन देखिए बिट्टू सर के जो बायोलॉजी का नोट है, केमिस्ट्री का जो नोट आने वाला है, बिट्टू सर के जो बायोलॉजी का नोट है, बहुत चीज ऐसा है कि जो जनरल कंपटीशन के टीचर जो पढ़ाते हैं उनके नोट में कुछ है ये नहीं है। बिट्टू सर के नोट के सामने मार्केट के हर बायोलॉजी का नोट फीका है, समझ गए? तो बोला ना, खुद बोला ना, 3 गो क्वेश्चन, और टॉप तो लोग 1 ही 2 क्वेश्चन से करता है, समझे? एक लड़का और कोई राजीव नाम का लड़का था, हमको लगता है राजीव कविता, दोनों भाई बहन है, वो भी बात बोला था, समझे? वो भी लड़का का रिजल्ट हुआ है, फाइनल रिजल्ट हुआ है। पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, क्या कीजिएगा, पढ़ना ही होगा। और जो टेस्ट के विषय में बोल रहे थे, यानी क्वेश्चन डेली सेट मारना है 100 सेट का, कल ही हम डिस्कस कर चुके हैं, समझे? कल हम डिस्कस किए हैं और आपको करवाएंगे, समझे? लगभग हम भी 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन कर चुके हैं और आगे कर रहे हैं, तो सब चीज़ करवाएंगे, एकदम चिंता नहीं कीजिए आप लोग। अरे हम है ना जी, आपके सामने में आया ना लड़का, नंबर रैंक है पूरे बिहार में, ठीक है? तो संस्थान और टॉपर को हम खोज रहे हैं, टॉपर हमको 1 नंबर वाला मिल ही नहीं रहा है। ऐसे तो हमारे भी संस्थान से, जो अपने संस्थान से लड़का है जिसको 185 मार्क है, समझिए 183 पॉइंट समथिंग है, सॉरी 183 पॉइंट समथिंग है, वो को 173 पॉइंट समथिंग है, लेकिन वो सब फॉल इन रन, तो वो सब अंतिम रूप से चयनित नहीं न हुआ है। अंतिम रूप से चयनित का वैल्यू होता है, समझे सर? सिर्फ मार्क ले आने से नहीं होता है। तो उस सबको तो हम ही पढ़ाए हैं, तो हम तो उसका रणनीति जानबे करते हैं, तो हम ही से न पूछिएगा, समझे? लेकिन जो सब चीज़ में टॉप किया है वो देखते हैं कौन है, ठीक है? उससे बात करना थोड़ा ज़रूरी है। मिल नहीं रहा, अगर आपको मिलेगा तो थोड़ा हमको बताइएगा। तो फिर भी 1/110 में संस्थान का रहा है, तो ये अपने आप में तो बहुत बेहतर है, समझ गए? अब इससे बेहतर और क्या हो सकता है? टॉप 10 संस्थान दे रहा है, अब क्या हो सकता है बताइए? और एक जो है, यानी 1-8 गो क्वेश्चन के कारण जो है लड़का टॉप नहीं कर पाया, समझ गए? 1-8 गो क्वेश्चन हमको भी थोड़ा सीरियसली ले लेता, जैसे बिट्टू सर को सीरियसली लिया, तब हो सकता था कि यही टॉप कर जाता। हमको सीरियसली नहीं लेता है लोग। चलिए सुनिए, है अल्लाह नहीं कीजिए। तो देखिए बिट्टू सर का क्या महत्व है, ऐसे उनको हम थोड़े मनाते हैं। तो बिट्टू सर का बड़ी महत्व है कोचिंग में, समझे? आप लोग को महत्व अभी नहीं समझ में आएगा, जब सीरियसली आप पढ़िएगा ना, सीरियसली बिट्टू सर को फॉलो कीजिएगा, और परीक्षा में जब टॉप कर जाइएगा ना, या परीक्षा में रिजल्ट हो जाएगा, तब बिट्टू सर का महत्व समझ में आएगा, समझे?
मेरा तो इतना महत्व है, हम आपको रिजल्ट बनवा देते हैं, टॉप बिट्टू सर करवाएंगे आप। चलिए अब आइए, तो देखिए हम आपको बोलते हैं तो आपको तो समझ में आता न है, आपको समझ में आता है नहीं आता है। लड़का क्या बोला, डेली टेस्ट सीरीज पे कितना फोकस किया है, हर क्वेश्चन में डेली टेस्ट सीरीज बोल रहा था वो, और डिस्कशन बोल रहा था हर बात में। तो आप इसी से समझिए कि कितना महत्व है डेली टेस्ट सीरीज का। तो अब भी तो संभल जाइए, जब जागो तब सवेरा। अब संभलिए, अगस्त से 1 अगस्त से ही डिस्कशन वाला दिए हैं, जाके फोटोकॉपी के दुकान से फोटोकॉपी निकाल के उसको पढ़िए, जीवन संवर जाएगा। और नहीं तो ऐसे ये नालायकी रह जाइएगा जीवन भर। चलिए, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कलर चेंज है, कलर का है चेंज, ठीक तो है, ब्लैक एंड व्हाइट है। बैकग्राउंड क्या ब्लैक कर दे, ग्रीन कर दे, ग्रीन कर दे, अच्छा ठीक। अच्छा, काहे चिंता करते हैं, हे भगवान, चिंता नहीं कीजिए आप लोग, सब चीज दिखाई देगा। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखिए। एक बात बताइएगा, हमारा देश आजाद कब हुआ है हो? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ है? आजाद हुआ है। अब भारत के लिए संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है। किसने किया है? संविधान सभा। संविधान सभा, और संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, और संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया, और देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1900 से। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया, भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया आजादी से पहले प्रारंभ हो चुका था कि नहीं हो चुका था? हाय, हो चुका था ना? हो, आजादी से पहले प्रारंभ हो चुका था, मतलब ब्रिटिश शासन में प्रारंभ हो चुका था। मतलब भारतीय संविधान के निर्माण में ब्रिटिशों का योगदान होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? होगा। भारत के संविधान के निर्माण में ब्रिटिशों का योगदान है, ब्रिटिशों का योगदान है, होगा नहीं है, समझिए क्या है। अब देखिए, ब्रिटिश, अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो जो ब्रिटिश है, ब्रिटिशों का भारत आगमन 1600 ईस्वी में होना प्रारंभ हुआ। 1600 ईस्वी में होना प्रारंभ हुआ। अब ब्रिटिशों का भारत आगमन क्यों होना प्रारंभ हुआ? प्रश्न ये उठता है, क्यों होना प्रारंभ हुआ? देखिए, जैसे आपका पड़ोसी अगर कोई परीक्षा पास कर जाता है तो आपके मन में ज्वाला उत्पन्न होता है, होता है कि हमको भी करना चाहिए। अब ब्रिटेन का पड़ोसी था पुर्तगाल। पुर्तगाली लोग भारत आए और भारत में व्यापार किया। उस व्यापार में पुर्तगाली को बहुत मुनाफा प्राप्त हुआ, बहुत लाभ प्राप्त हुआ। और जब पुर्तगाली को बहुत मुनाफा यानी बहुत लाभ प्राप्त हुआ ना, तब ब्रिटिश का हम हो जाएंगे भारत। ब्रिटिश क्या कहा? हम हो जाएंगे भारत, यानी हम भी भारत जाएंगे। और इसलिए ब्रिटिश भारत आए। और ब्रिटिश जो भारत आए थे, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था व्यापार करना। क्या उद्देश्य था? व्यापार। क्योंकि ब्रिटिश किसको देख के आ रहा था? पुर्तगाली को देख के। और पुर्तगाली भारत में व्यापार करता, उसमें फायदा हो रहा था। उसमें क्या हो रहा था? फायदा। इसी वजह से ब्रिटिश व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आया। ब्रिटिश व्यापार करने के उद्देश्य से कहां आया? भारत। अब व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आया है तो व्यापार ही ना करेगा जी। हाय, आप पढ़ने के उद्देश्य से आए तो आप पढ़वे ना कीजिएगा। पढ़ने के उद्देश्य से अगर आए तो आप पढ़िएगा। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के बाद
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ? भारत आगमन। जब आगमन हुआ था ना, तो उस समय ब्रिटेन की रानी हुआ करती थी एलिजाबेथ प्रथम। तो एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार दिया। एकाधिकार, गौर कीजिएगा यहां पर, एकाधिकार दो शब्द से मिलकर बना है, एक प्लस अधिकार। एकाधिकार जो है दो शब्द से मिलकर बना है, एक प्लस अधिकार। मतलब एक ही व्यक्ति को जो अधिकार होता है, उसी को एकाधिकार कहा जाता है। जैसे आप अपने स्तर पर समझिए, पत्नी पर उसके पति का एकाधिकार होता है, पत्नी पर उसके पति का एकाधिकार होता है, पति पर उसकी पत्नी का एकाधिकार होता है। अगर यह भी नहीं समझे तो आप ऐसे समझिए, मुसल्लफपुर हाट का बाजार है, 10 प्रकार का सब्जी है और 10 गो व्यापारी है। 10 प्रकार का सब्जी है, 10 गो व्यापारी है। आलू है, प्याज है, टमाटर है, बैगन है, मूली है, भिंडी है, परवल है, कद्दू है, नेनुआ है, करेला है। 10 गो सब्जी है और 10 गो व्यापारी है। तो 10 गो सब्जी है, 10 गो व्यापारी है। सब आपस में सामंजस्य बैठाया और कहा कि आप सिर्फ आलू बेचिए, आप सिर्फ प्याज बेचिए, आप सिर्फ बैगन बेचिए, आप सिर्फ मूली बेचिए, आप सिर्फ भिंडी बेचिए। यानी 10 व्यापारी जो है एक एक सब्जी ले लिया। 10 व्यापारी एक एक सब्जी ले लिया, बेचना शुरू कर दिया। तो एक सब्जी के ऊपर एक ही व्यक्ति का एकाधिकार है। आलू जो बेच रहा है वो आलूए बेच रहा है, जो प्याज बेच रहा है वो प्याजे बेच रहा है, जो भिंडी बेच रहा है वो भिंडीए बेच रहा है। तो मतलब एक सब्जी पर उसका पूरा अधिकार है, एक सब्जी पर उसका क्या है? पूरा अधिकार। 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। मतलब सिर्फ उसी को अधिकार दिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि वही तो व्यापार कर सकती है, दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकती है। तो भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया। उस समय भारत में मुगलों का शासन था और अकबर का शासन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करना चाहती थी, तो उसको मुगलों से अनुमति चाहिए होती थी, क्योंकि उस समय मुगल काफी शक्तिशाली था, मुगलों का शासन था, मुगलों से अनुमति चाहिए थी। जब तक कंपनी का आगमन हुआ, कंपनी अपना विस्तार भारत में करके कारखाना खोल के व्यापार करना प्रारंभ करने की शुरुआत कर रहा था। उस समय तक अकबर गुजर गए थे, बादशाह जहांगीर बन गए थे। तो अंग्रेजों को जो व्यापारिक छूट प्रदान की गई है, जो व्यापार करने का अनुमति दिया गया है, वह मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा दिया गया है। तो कंपनी की स्थापना मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में, और व्यापार कंपनी करना प्रारंभ किया जहांगीर के शासनकाल से, और बाद में जाकर औरंगजेब के शासन आते आते जो है अंग्रेजी कंपनी और मुगलों के बीच विवाद प्रारंभ हो गया। अंग्रेजी कंपनी और मुगलों के बीच क्या प्रारंभ हो गया? विवाद, संघर्ष की शुरुआत हो गई। 1707 में औरंगजेब का निधन हुआ। फिर अयोग्य मुगल बादशाह सब पैदा हुए। उन्हीं अयोग्य मुगल बादशाहों में एक मुगल बादशाह था फारूक सियर ने अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में व्यापारिक छूट प्रदान की, जिसे अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है, महाधिकार पत्र कहा जाता है। मैग्ना कार्टा अर्थात महाधिकार पत्र कहा जाता है। 1707 ईस्वी में
औरंगजेब के निधन होने के बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन होने के बाद की स्थिति को देखेंगे, लेकिन उससे पहले 2-4-5 पॉइंट हम बढ़िया बढ़िया बोले हैं जो कि आपके याद रखने के लिए जरूरी है। तो वो जो बढ़िया बढ़िया पॉइंट बोले हैं जो कि कंपटीशन के लिए जरूरी है, एक बार याद करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब 1600 ईस्वी में हुई थी तो उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। मुगल बादशाह कौन था? अकबर। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की छूट सर्वप्रथम किसने दी? जहांगीर ने। अंग्रेज और मुगलों के बीच संघर्ष किस बादशाह के शासनकाल? किसके शासनकाल? इतना बात क्लियर है। और औरंगजेब का निधन कब हुआ? 1700। और इसके बाद जो है अंग्रेजों को 1717 में व्यापारिक छूट किस मुगल बादशाह ने? फारूक। अब देखिए सुनिएगा, 1707 में औरंगजेब के निधन होने के बाद, 1707 में किसके निधन होने के बाद? औरंगजेब के निधन होने के बाद अयोग्य मुगल बादशाह सब पैदा हुआ। अयोग्य मुगल बादशाह पैदा होने के कारण जो अलग अलग प्रांत थे जिसे अकबर ने अपने साम्राज्य में जीत कर मिलाया था, वो सब प्रांत मुगल से अलग होने लगा। तो 1707 में औरंगजेब के निधन होने के बाद मुगल साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया, मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। मुगल साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया या मुगल साम्राज्य का क्या होना शुरू हो गया? पतन। अब मुगलों से राज स्वतंत्र होने लगा, अलग अलग राज मुगलों से क्या होने लगा? स्वतंत्र। मुगलों से राज स्वतंत्र होने लगा। अंग्रेज उस समय व्यापार कर ही रहा था। तो अंग्रेज ने यह देखा कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर उत्पन्न हो गया है और भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव है। मतलब पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांध कर रखने वाला शासक कोई भी नहीं है। पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांध कर रखने वाला कोई शासक नहीं है। और देखा कि छोटा छोटा राज्य है, तो अंग्रेज को लगा छोटका छोटका राज्य को तो हम हरा देंगे और उसको जीत लेंगे। तो 1707 में औरंगजेब के निधन होने के बाद जो भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर प्रारंभ हुआ, उसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। उसी का फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने उसका फायदा उठाया। और अंग्रेज याद रखिएगा व्यापारी था। क्या था? व्यापारी। एक बात बताइए, मुसल्लपुर हाट में दुकान खोलिएगा तो 500 रुपया कमाइएगा, और गांधी मैदान में खोलिएगा तो 5,000। तो अब आप कहां दुकान खोलना पसंद कीजिएगा बताइए? गांधी मैदान ना हो, अब मुसल्लपुर हाट में थोड़े, कहां 500 कहां 5,000। बात समझ में आ रहा है? तो अब सुनिएगा, अंग्रेज पूरे भारतवर्ष का अवलोकन किया। अंग्रेज बड़ी तेज था, दिमाग का बड़ी तेज था, और दिमागे के बल पर पूरा विश्व पर कब्जा कर लिया था। और आज का जो सुपर पावर अमेरिका है, अमेरिका भी अंग्रेज का गुलाम था। पूरा अमेरिका नहीं था, लेकिन कुछ अमेरिका जरूर था। अमेरिका का 13 गो प्रांत था, समझ गए? तो अब सुनिएगा, तो अंग्रेज पूरे भारतवर्ष का अवलोकन करवाया। तो अंग्रेजों ने यह देखा कि सबसे बढ़िया प्रांत बंगाल है, सबसे सुखी, संपन्न, समृद्ध, विकसित बंगाल है। तो अंग्रेजों का नजर बंगाल पर पड़ा। और जानते हैं 18वीं सदी में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। 18वीं सदी में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। तो अंग्रेज जो है अपना पूरा ध्यान बंगाल पे लगा दिया। मतलब उसके दिमाग में आ गया था, जैसे भाई दरोगा बना है तो हम भी दरोगे बनेंगे, आपके दिमाग में आ जाता, वैसे ही अंग्रेज के दिमाग में आ गया था, अब सबसे पहले हम बंगाले को जीतेंगे।
अंग्रेज साम दंड भेद पूरी ताकत बंगाल में लगा दी। षड्यंत्र के तहत 1757 के पलासी के युद्ध में, षड्यंत्र के तहत 1757 के पलासी युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाया और बंगाल पर कब्जा कर लिया। जो पलासी का युद्ध 1757 में हुआ है वो कोई वास्तविक युद्ध नहीं है। जो पलासी का युद्ध 1757 में हुआ है वो कोई वास्तविक युद्ध, वो एक षड्यंत्र है। वो क्या है? क्या है? षड्यंत्र है। और वह युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच हुआ। अंग्रेज और बंगाल के नवाब, अंग्रेजों के तरफ से इस युद्ध में भाग रॉबर्ट क्लाइव ने और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार दिया गया। सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार दिया गया। और जब अंग्रेजों की जीत हुई तो अब बंगाल अंग्रेज के कब्जा में आ गया। और जब बंगाल अंग्रेज के कब्जा में आ गया तो अब बंगाल का अगला नवाब कौन बनेगा, इसका निर्धारण अंग्रेज करने लगा। इसका निर्धारण कौन करने लगा? अंग्रेज। और बंगाल का अगला नवाब कौन बनेगा, इसका निर्धारण अंग्रेज करने लगा। मतलब बंगाल पर अंग्रेजों की राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना हो, अंग्रेजों की राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना हुई। मतलब भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत 1757 के पलासी युद्ध के बाद से हुआ है। या भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की स्थापना 1757 के पलासी युद्ध से हुआ है। 1757 के पलासी युद्ध से। नीचे से एक लाइन लिखिएगा। भारत में ब्रिटिश कंपनी की सत्ता प्रारंभ, भारत में ब्रिटिश कंपनी की सत्ता प्रारंभ, भारत में ब्रिटिश कंपनी की सत्ता प्रारंभ, भारत में ब्रिटिश कंपनी की सत्ता प्रारंभ 1757 के पलासी युद्ध से हुआ है। 1757 के पलासी युद्ध से हुआ है। चलिए अब सुनिएगा, सुनिए, एक बात बताइएगा, व्यापार कौन करता है? कंपनी न करता है। व्यापार कौन करता है? कंपनी करता है न हो। तो भारत में जो व्यापार करने के लिए आया था अंग्रेजी कंपनी आया था। कौन आया था? अंग्रेजी कंपनी। और अंग्रेजी कंपनी ही पलासी का युद्ध लड़ा था। पलासी का युद्ध कौन लड़ा था? अंग्रेजी। पलासी का युद्ध कौन लड़ा था? अंग्रेजी कंपनी। अंग्रेजी कंपनी पलासी का युद्ध लड़ा। अंग्रेजी कंपनी पलासी के युद्ध के लड़ने के बाद बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। फिर आगे चल करके अंग्रेजी कंपनी 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा। और बक्सर का युद्ध एक वास्तविक युद्ध था। उस युद्ध में एक तरफ जहां अंग्रेजी कंपनी था तो वहीं दूसरी तरफ भारत की संयुक्त सेना। भारत की संयुक्त सेना में आपको कौन शामिल थे? तो भारत की संयुक्त सेना में बंगाल के औपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो भारत की संयुक्त सेना और अंग्रेजी कंपनी के बीच 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। यह एक वास्तविक युद्ध था। इस वास्तविक युद्ध में अंग्रेजों ने भारत की संयुक्त सेना को पराजित किया और
इस बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद के संधि के तहत हुई। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई और 1765 के इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी को भारत में स्पेशली बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ मतलब कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1765 में कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया और 1771 जाते जाते निजामती अधिकार प्राप्त हो गया। शासन प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। निजामती अधिकार प्राप्त हो गया मतलब शासन प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। देखिए, किसी भी देश में शासन करने वाली जो सरकार होती है उसका मुख्य तौर पे दो काम, एक काम जनता से कर लेना और दूसरा काम उस कर के पैसा से शासन करना। उस कर के पैसा से शासन करना। जैसे हमारे मोदी जी का क्या काम है? मोदी जी का काम है जीएसटी कलेक्शन और अन्य कर को कलेक्ट करके कुछ अपने पास अपना मौज मस्ती में लगा देना और कुछ आप में लगा देना। यही नहीं करते हैं मोदी जी, और थोड़े कुछ करते हैं। सरकार का यही तो ये को काम है मुख्य तौर पर। ऐसे कहने के लिए बहुत है लेकिन मुख्य तौर पर यही दो काम है। मुख्य तौर पर यही दो काम है, टैक्स वसूलना और फिर शासन प्रशासन करना। तो अब देखिए, कंपनी, अंग्रेजी कंपनी, गौर फरमाइएगा, अंग्रेजी कंपनी को इलाहाबाद के संधि 1765 के तहत दीवानी अधिकार यानी कर वसूलने का अधिकार और 1771 आते आते अंग्रेजी कंपनी को निजामती अधिकार, निजामती अधिकार मतलब शासन प्रशासन करने का अधिकार। तो अब कंपनी कर भी वसूलने लगी, शासन प्रशासन भी करने लगी। कंपनी व्यापारिक कंपनी थी, व्यापार करने वाली कंपनी थी, और कंपनी करो वसूलने लगी, शासनों प्रशासन करने लगी। अब कंपनी क्या सिर्फ व्यापारिक कंपनी रह गई? नहीं। अब कंपनी सिर्फ व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई बल्कि अब कंपनी एक राजनीतिक कंपनी बन गई। एक राजनीतिक कंपनी बन गई। यानी ब्रिटेन की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापारिक कंपनी थी, भारत व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन भारत में हुई राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए वह व्यापारिक कंपनी के साथ साथ राजनीतिक कंपनी बन गई। मतलब वह अब भारत में व्यापार के साथ साथ राजनीति भी करना शुरू कर दिया। मतलब वह भारत में व्यापार के साथ साथ अब शासन प्रशासन भी करना शुरू कर दिया। और जब अंग्रेजी कंपनी भारत में व्यापार के साथ साथ शासन प्रशासन भी करना शुरू कर दिया तो ब्रिटेन की संसद का नजर कंपनी पर पड़ा। ब्रिटेन की संसद एक बात बताइएगा, रिलायंस कंपनी, जियो कंपनी, इन्फोटेक कंपनी, कोई भी कंपनी और भारत की संसद, भारत सरकार, ये सब अंतर है ना? हो, रिलायंस कंपनी अलग है, भारत सरकार अलग है, भारत की संसद अलग है या ना? वैसे ही ब्रिटिश कंपनी अलग है, ब्रिटिश संसद अलग है, ब्रिटिश सरकार अलग है, सब अलग अलग है। तो भारत में जो कारफार कर रही थी, कंपनी कर रही थी, ब्रिटेन की एक कंपनी कर रही थी। भारत में जो युद्ध लड़ रही थी, सब काम कर रही थी, कौन कर रही थी? ब्रिटेन की एक कंपनी, ब्रिटेन की एक कंपनी, ब्रिटेन की एक कंपनी कर रही थी। जब कंपनी ये सब काम कर रही थी तो ब्रिटेन की संसद का नजर कंपनी पर पड़ा। ब्रिटेन की संसद डर गई। क्यों डर गई? ब्रिटेन की संसद को यह लगने लगा ये तो ब्रिटेन की कंपनी है और दूसरे देश में जाकर ये तो कहां से कहां चले गया है। तो ब्रिटेन की संसद को लगा कि अगर ये कंपनी को नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो कल के डेट में ये कंपनी इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि कहीं ब्रिटेन में भी तख्ता पलट न कर दे और ब्रिटेन में भी ब्रिटेन की संसद को हटा करके कंपनी का राज न स्थापित कर दे। ये डर ब्रिटिश संसद को खाया जाने लगा और जब ये डर ब्रिटिश